हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ लवर ऑफिशियल। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑल फार्मूला ऑफ मैथ। जितने भी मैथ में आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितने भी फार्मूला आपके इम्पोर्टेंट है वो सारे फार्मूला हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि एक बेसिक फार्मूला आपको पता होगा तभी भी आप किसी चैप्टर में जाकर ट्रिक या शॉर्ट तरीका अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा फॉर्मूला आपको पहले आना चाहिए, तब आप क्या हो सकते हैं, मैथ में एक स्ट्रॉन्ग बेस आप बना सकते हैं। तो उसी स्ट्रॉन्ग बेस को आपको बनाने के लिए हम यहाँ पे लेके आए हैं ऑल फार्मूला इन वन वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है ये अलजेब्रा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है अप्रॉक्स हर एक चैप्टर में इसका यूज होता है, ठीक ना। पॉलीगन का बात करेंगे जिसको बहुभुज बोलते हैं, ट्रायंगल, त्रिभुज, सर्कल का बात करेंगे हम लोग। जो ब्रीथ होता है परसेंटेज में CI, SI, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल फार्मूला हम लोग देखेंगे यहाँ पे। टाइम एंड डिस्टेंस का देखेंगे हम लोग। नंबर सिस्टम का देखेंगे, जितने भी फॉर्मूला बन सकते हैं हमारे। ट्रिगोमेट्री का देखेंगे, मेंसुरेशन का देखेंगे, एवरेज का भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, औसत का, ठीक ना। आपका स्टैटिक्स का जो पार्ट होता है ना, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसका भी जैसे कि मोड मीडियन आपका आ जाएगा, मीन आ जाएगा, उसको देखेंगे हम लोग। ट्रिगो का देखेंगे तो ट्रिगो तो है ही आपका। तो ये सारा फॉर्मूला हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, मेरा नाम है सुभाष कुमार। वेलकम टू मैथ लवर ऑफिशियल चैनल। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो, इस तरह का वीडियो देखने के लिए। क्योंकि इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि आपको मैथ में स्ट्रांग बनाना। यहाँ पे जो भी बताया जाएगा उस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो मैथ में आप काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला चैप्टर लेते हैं हम लोग अलजेब्रा, ठीक ना। बेसिक फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। तो अलजेब्रा का जितना फार्मूला होगा आप नंबर वाइज यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला हम लोग बेसिक लेते हैं जो कि सबको पता होता है, E+V होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा। अभी तो इजी आएगा लेकिन बाद में ऐसे भी फार्मूला इसमें आपको मिलेंगे जो नहीं आते हो। ये तो वैसे सबको आता है, ठीक ना। तो ये आपको स्किप नहीं करना है कि ये नहीं आता है हमको तो वीडियो को स्किप कर दिए, नहीं, आप इसमें और भी आगे चलिए, देखिएगा कि वो फार्मूला आपको नहीं आता होगा, ठीक ना। तो ये हो गया पहला। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा आपको A-B का होल स्क्वायर, जो कि होता है A² प्लस B², बस -2AB। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका थर्ड वन, A² माइनस B², जो कि होता है A+B इंटू A-B। चौथा फॉर्मूला हो जाएगा आपका A² प्लस B²। तो ये फॉर्मूला आपको जनरली नहीं पता होता है, इसका भी यूज बहुत जगह पे हो सकता है आपका, जो कि होता है A+B² माइनस 2AB, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। अगला फॉर्मूला हो जाएगा आपका पांचवा फॉर्मूला हो जाएगा आपका A+B का होल क्यूब, है ना। A+B का होल क्यूब। तो ये क्या होता है आपका AQ प्लस BQ। इसका दो फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं। इसका दो फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 3AB इंटू A+B भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। दूसरा फॉर्म लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि इसी चीज को हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं कि अलग अलग करके दिखा होता है कहीं कहीं पे। तो अगर वो फॉर्म आपको याद है तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके बस हम लोग लिख लेते हैं A² B प्लस 3AB², ठीक ना। तो ये हो जाएगा A+BQ का। 6 नंबर हो जाएगा आपको A-B का होल क्यूब, जो कि हो जाएगा आपको AQ माइनस BQ, ठीक ना, प्लस, या इसको ऐसे लिख लीजिए -3A² B प्लस 3AB², ठीक ना। तो ये थर्ड वन आपका हो जाएगा। 6 नंबर फॉर्मूला हो जाएगा AQ माइनस BQ माइनस 3A² माइनस 3
ए बी स्क्वायर। 7 नंबर हो जाएगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, जो कि होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस आपको ध्यान रखना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, इसमें माइनस होगा, ठीक ना। 8 नंबर है ए क्यू माइनस बी क्यू, सेम होता है, बस यहाँ माइनस है आपका तो यहाँ माइनस होगा आपका ए माइनस बी, और सब में प्लस होगा। तो फॉर्मूला को आप रिलेट करके भी याद रख सकते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 8 नंबर। चलिए 9 नंबर हो जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस, ये सारे फॉर्मूला का कहीं ना कहीं यूज होता है, तो आप इसको डायरेक्टली ध्यान में माइंड में रखते हैं तो आप बहुत जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 10 हो गया आपका। 11 नंबर हो जाएगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होगा, ठीक ना। तो ये होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी या सी ए। तो ये आपका हो जाएगा 11। 12 नंबर हो जाएगा आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc, अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो, शून्य हो, ठीक ना। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारा फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा, लेकिन इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका यूज हो सकता है, हम आपको टिक आउट कर सकते हैं। ये तो होता ही है आपका, इसका भी होता है आपका, ये नंबर सिस्टम में काफ़ी होता है फॉर्मूला का यूज, आपका क्वेश्चन मिलता है, ठीक ना, इस पे भी मिलता है, ठीक ना, और इस पे डायरेक्टली मिलता है, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला आप अलजेब्रा के हैं जो कि आपको याद रख सकते। चले अब अलजेब्रा के ही दूसरे टाइप का हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। अगला हो जाएगा 14 नंबर आपका 14 नंबर में आपको ध्यान रखना है ए का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। तो आपको सारा को एक लाइन से नोट करना है, ठीक ना। ये हो जाएगा ए का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4, जो कि हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 16 नंबर हो जाएगा आपका ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 17 हो जाएगा आपका ए का पावर 8 माइनस बी का पावर 8, तो ये हो जाएगा ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी तो आपको ये फॉर्मूला बस हम नोट कराएं, तो इसका डेरिवेशन करके हम भी ला सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, हम आपको बस फॉर्मूला यहाँ बता देते हैं, ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक ना। 18 नंबर हो जाएगा ए का पावर m इंटू बी का ए का पावर n। यहाँ पे बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होता है, मल्टीप्लाई में हो तो पावर को ऐड कर देते हैं, यानी m प्लस n हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका 19 हो जाएगा आपका डिवाइड में होगा, बेस सेम होगा, पावर डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे माइनस होता है पावर आपका, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा आपको ए बी का पावर x, ये हो जाएगा ए एक्स बी ए का पावर x, है ना, पावर दोनों में आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अगला हो जाएगा हम लोग का 21 नंबर, a बाई बी का पावर x। तो ये हो जाएगा, अलग अलग कर सकते हैं इंडिविजुअल, उनका पावर हम लोग ले सकते हैं। 22 नंबर हो जाएगा आपको a 1 बाई एक्स का पावर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स, है ना। तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड टाइप। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब जो कि डायरेक्टली आपका यूज होता है, इस पे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलते हैं, तो ये फॉर्मूला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप देखते हैं x प्लस 1 बाई एक्स, है ना, बराबर a है। तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ठीक ना। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको एक तरीका बता देते हैं यहाँ पे। देखिए अगर यहाँ प्लस से, यहाँ प्लस से और यहाँ भी प्लस हो, तो उस केस में आपको यहाँ माइनस मिलेगा, ठीक ना, आपको माइनस लेना है। लेकिन यहाँ अगर आपका प्लस हो, यहाँ माइनस हो, तो यहाँ प्लस लेना है। यहाँ माइनस हो, यहाँ प्लस हो, तो यहाँ प्लस लेना है। यहाँ माइनस हो, यहाँ भी माइनस हो, तो यहाँ प्लस लेना है। यानी ऑल केस में आपको क्या लेना है, प्लस लेना है। जब दोनों जगह पे प्लस हो आपको, तो आपको ये माइनस लेना है, ठीक ना। तो ये आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस फॉर्मूला से आपका ये 4 वेरिएशन हो सकता है, 4 टाइप का वेरिएशन हो सकता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए सेकेंड आता है आपका x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू ए। तो क्या करना होता है हम लोग का, तो एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ए क्यू माइनस 3 है। क्या हो जाएगा आपका, ए क्यू माइनस 3 है। चलिए थर्ड वन हो जाएगा आपका x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू ए। तो आपको बताना है x का पावर 5, x का पावर 5 x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4, इसका क्या होगा, ठीक ना। तो ये होता है a का पावर 4, जो यहाँ पे वैल्यू है ना उसका पावर 4 करना है, फिर 4 a का पावर 4 a स्क्वायर प्लस 2। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद है x माइनस 1 बाई एक्स इजकल टू a है। तो आपका एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू का क्या होगा, यहाँ पे दोनों में प्लस था, यहाँ पे दोनों में आपको माइनस लेना है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस 3 है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दोनों में माइनस है, तो वहाँ पे दोनों में प्लस था तो माइनस लेना था, ठीक ना। 5 नंबर हो जाएगा आपको x माइनस 1 बाई एक्स इजकल टू ए। एक्स का पावर 4, 1 बाई एक्स का पावर 4 क्या होगा, तो आपको हो जाएगा a का पावर 4 प्लस 4 a स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस था 3 नंबर में, लेकिन यहाँ पे आपको माइनस है, तो चेंज क्या होगा कि इसमें प्लस आ जाएगा, ठीक ना। 6 नंबर हो जाएगा आपका x प्लस 1 बाई एक्स से इक्वल टू a है आपका। तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या बताना है, जो होता है रूट अंडर, प्लस माइनस आप ले सकते हैं a स्क्वायर माइनस 4। तो अगर x प्लस a का वैल्यू, आप x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू a पता है, तो x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4। तो ये तो हो गया आपका अलजेब्रा के ऑल इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको सारे फॉर्मूले ध्यान में रखना है, ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करेंगे पॉलीगन का, ठीक ना, बहुभुज का। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन जैसे कि त्रिभुज हो गया एक पॉलीगन है, चतुर्भुज हो गया पॉलीगन है,
पेंटागन पंचभुज हो गया, पॉलीगन है, ठीक ना। तो पॉलीगन आपको के बारे में आपको यहाँ फॉर्मूला जो भी बन सकता है वो देखेंगे। पहला है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एन साइड। अगर कोई पॉलीगन है उसमें एन भुजा है, एन क्या है आपका भुजा है, भुजा की संख्या यानी नंबर ऑफ साइड, भुजा की संख्या यानी इसको आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, ठीक ना, साइड ऑफ पॉलीगन। तो आपको क्या करेंगे, सभी पॉलीगन एन भुजा है तो कोनों का योग क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंगल हो जाएगा इंटीरियर एंगल, ठीक ना, सम ऑफ ऑल एंगल जो हो जाएगा, आंतरिक कोनों का योग जो हो जाएगा, आंतरिक कोनों का योग जो हो जाएगा, कोनों का योग जो होगा ये हो जाएगा आपका n -2 इंटू 180। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल है तो इसके आंतरिक कोण 3 है, मतलब 3 भुजा है इसका, तो n का मान यहाँ 3 रख दीजिएगा तो 3 - 2 इंटू 180 तो आपको मिल जाएगा 180, ठीक ना। तो 180 डिग्री त्रिभुज के कोनों का योग आपको पता है कि आंतरिक कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो इस तरह से आप किसी पेंटागन का निकालना है तो इनकी जगह पे 5 रख दीजिए तो 3 आ जाएगा, तो 3 इंटू 180 यानी 540 आ जाएगा पंचभुज के कोनों का योग, ठीक ना। तो ये हो गया आपका आंतरिक कोनों का योग। अब प्रत्येक कोण का मान बताना है कि अगर पंचभुज क्या है, जो बहुभुज है वो आपका क्या है, सबकी भुजा बराबर है, ठीक ना। समान भुजा वाले बहुभुज के लिए प्रत्येक कोण का मान होता है, प्रत्येक कोण का जो मान होगा इच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन मतलब कि सबकी भुजा क्या है आपस में बराबर, उसको रेगुलर बोलते हैं, ठीक ना। तो उस केस में प्रत्येक कोण बराबर रेगुलर पॉलीगन आप यहाँ लिखिएगा। रेगुलर पॉलीगन का मतलब हुआ कि सबकी भुजा बराबर हो, तो उसके प्रत्येक कोण का मान क्या हो जाएगा, वो होता है n-2 इंटू 180 डिवाइड n। जैसे कि यहाँ पे त्रिभुज का अगर तीनों भुजा बराबर हो तो 180 में आप 3 से, चूंकि उसका भुजा 3 था ना, तो उससे एक डिवाइड कर दीजिएगा तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा प्रत्येक कोण रेगुलर पॉलीगन के लिए। तीसरा हम लोग लेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, वहाँ पे इंटीरियर एंगल था आंतरिक कोण, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल मतलब कि बाह्य कोण बोलेंगे ना, बाह्य कोण का जो बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग होगा बहुभुज के लिए। कोई सा भी बहुभुज है ये डायरेक्टली आपको याद रखना है 360। जैसे त्रिभुज है तो इसका बाह्य कोण एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक मान लीजिए यहाँ बनेगा, तो तीनों त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। पेंटागन है तो अगर मान लीजिए यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है आपका, ठीक ना, यहाँ बढ़ रहा है, मान लीजिए इसका यहाँ ऐसे बन रहा है यहाँ पे, तो ये सभी बाह्य कोणों का योग जो हो जाएगा आपका 360 होगा। ये इंपॉर्टेंट है आपका, पूछता है कि विकर्ण की संख्या, अगर एन भुजा वाले आपके क्या है पेंटागन है, सॉरी पेंटागन बोल रहे हैं, पॉलीगन है, बहुभुज है, तो विकर्ण की संख्या कैसे निकालना है आपको, तो विकर्ण की संख्या निकालना है n इंटू n-3/2। तो जैसे कि विकर्ण कितना हो सकता है, जैसे चतुर्भुज में 2 विकर्ण होगा ना, सॉरी, तो 2 विकर्ण होगा तो इसका संख्या अगर निकालना है तो यहाँ n का मान 4 रख दीजिए तो आपका 2 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो ये हो जाएगा आपके पॉलीगन के इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक ना। अब चलते हम लोग नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम, ठीक ना, नंबर सिस्टम के जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए, पहला प्राकृत संख्याओं का योग। नंबर सिस्टम में तो आपको सारा नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो सम संख्या, विषम संख्या, ठीक ना, अभाज्य संख्या, सह संख्या, ठीक ना। फिर आपको कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक ना, आपको
तो ये सारे नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। तो वहाँ पे नंबर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग बस फॉर्मूला इसमें जो भी हो वो बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है प्राकृत संख्याओं के योग। प्राकृत संख्या अगर दिया है, n प्राकृत संख्या है, उनका योग बताना है। तो प्राकृत संख्याओं का जो योग होगा वो आपका होगा n इंटू एन प्लस 1/2। दूसरा आपको लेना है प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। प्राकृत संख्या के वर्गों का योग आपको लेना है अगर, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपको n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तीसरा होगा प्राकृत संख्या के घनों का योग। प्राकृत संख्या के घनों का योग होता है आप n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। 6 उसमें होता है, यहाँ पे 6 होगा, इसमें अपॉन 2 होगा और इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक ना। चौथा लेते हैं हम लोग पहली n विषम संख्याओं का योग। पहली n विषम संख्याओं का योग ये होता है n स्क्वायर। 5 नंबर हो जाएगा आपका पहले n सम संख्याओं का योग। पहले n सम संख्याओं का योग जो कि होता है n इंटू एन प्लस 1। अगर आपको किसी भी संख्या कोई भी एक सीरीज दिया हुआ है, सीरीज के लिए अगर इसे ना आपको निकालना है, तो मतलब योग निकालना है संख्याओं का, तो ये फॉर्मूला एपी से हम ले लेते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी आपको पता है सर्वांतर होता है, n संख्या होता है अगर वो कोई श्रेणी में हो, ठीक ना। एपी के लिए ही है आपका समानांतर श्रेणी के लिए। और एक और फॉर्मूला हो जाता है, आपको कोई पद निकालना है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ये समानांतर श्रेणी का 2 फॉर्मूला आ जाएगा इस, ठीक ना। चलिए यहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग एवरेज का। एवरेज यानी औसत का, क्योंकि औसत नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। तो सिंपल औसत का फॉर्मूला में आप निकालते हैं। औसत का सिंपल फॉर्मूला एक होता है, औसत बराबर होता है प्रेक्षण यानी जो भी ऑब्जर्वेशन होता है, फ्रैक्शनों की कुल योग। जो भी ऑब्जर्वेशन है, फ्रैक्शन है, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में उसको। तो जो भी ऑब्जर्वेशन है उनका कुल योग, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कुल योग बटा कुल संख्या। जो भी संख्या होंगे उनका आपको कुल योग बटा कुल संख्या, यह औसत का फॉर्मूला होता है, ठीक ना। अब आपको आता है कि पहली n विषम संख्याओं का औसत बताना है। तो विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, n से डिवाइड कर दीजिए। विषम संख्या का औसत बराबर हो जाएगा आपको बस n, जैसे बोल देगा कि 50 विषम संख्याओं का योग बताना है, लगातार 50 विषम संख्याओं का। तो 50 में अगर संख्या लीजिएगा तो उसमें एक विषम एक सम होता है, यानी 25 सम होगा, 25 विषम होगा। तो 50 संख्याओं में 25 विषम होगा तो वही उसका औसत हो जाएगा, ठीक ना। सम संख्याओं का योग, सम संख्या का औसत क्या हो जाएगा, सम संख्या का औसत हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपको, इसमें बस n+1 कर देना है, ठीक ना। तो सम संख्या का औसत हो जाएगा आपका n+1। तो यही आपका फॉर्मूला, इसमें मेनली बेसिकली ये फॉर्मूला है जिसका यूज पूरे चैप्टर में होता है। तो ये आपका औसत और नंबर सिस्टम हो गया, ठीक ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं त्रिभुज का। ट्रायंगल, ट्रायंगल आपको पता है 3 तरह का ट्रायंगल हम लोग लेते हैं।
सेकंड। हाँ, ट्रायंगल में आपका आता है समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक ना, विषमबाहु त्रिभुज, ये सारे त्रिभुज के आपके टाइप होते हैं। तो त्रिभुज का पहला की होता है कि तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक ना, आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और तरीका से निकालते हैं हम लोग, हीरोन फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, जो कि जिसमें इस क्या होता है, आपको अर्ध परिमाप इसको बोलते हैं। और अर्ध परिमाप, परिमाप मतलब होता है सभी भुजा का योग, तो जो भी भुजा है उनका योग का आधा कर दीजिए। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये आपका हो जाएगा। फोर्थ वन हो जाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिनका भुजा, सभी भुजा बराबर हो, सभी भुजा क्या हो, सभी भुजा और कोण क्या हो, और प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यानी बराबर हो, ठीक ना, सभी भुजा और सभी कोण क्या हो, बराबर हो, तो वो समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका रूट अंडर 3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक ना। तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है, परिमाप मतलब तीनों भुजा का योग, तो तीनों भुजा बराबर है, तो ये हो जाएगा 3 है, ठीक ना। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 3 है। 5 नंबर होता है समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, में दो तरह के आपका बनता है, एक परिवृत्त बनता है, एक अंतःवृत्त बनता है। परिवृत्त का मतलब होता है कि समबाहु त्रिभुज होगा और उसके बाहर एक ऐसे वृत्त होगा, तो इसको बोलेंगे परिवृत्त, ठीक ना। तो ये काफी आपका पूछा गया एसएससी में क्वेश्चन, इससे बहुत ज्यादा बनता है, ठीक ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परिवृत्त से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये मान लीजिए इसकी त्रिज्या है आर है, ठीक ना, और इसकी भुजा ए है। तो आपको परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है तो लिखना है समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या जो होता है, परिवृत्त की जो त्रिज्या होता है आपका, डायरेक्ट आपको याद रखना है a/√3 होता है, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगा a/√3, है ना। और इसके बाद आता है 6 नंबर आपका हो जाएगा क्षेत्रफल। तो वही आपको कर लेना है क्षेत्रफल, πr² कर लेंगे तो इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक ना। और अगर परिवृत्त है, जैसे कि आपको है ऐसे, अंतःवृत्त है, ठीक ना, तो अंतःवृत्त का जो आपको निकालना है, क्षेत्र त्रिज्या निकालना है, तो वो होता है आपको सिंपल समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये आर मान लेते हैं ना, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये हो जाता है a/2√3, ठीक ना। इसमें बस डिफरेंस है कि दो, चूंकि देखिए इसमें दिख रहा है आपको त्रिज्या आपको छोटा दिख रहा है ना, तो a/√3 हो जाएगा, वहां पे बस √3 है। एक और रिलेशन हम लोग को मिलता है यहाँ पे, और एक रिलेशन आपको मिलेगा यहाँ पे कि समबाहु त्रिभुज और जो होगा आपका मतलब कि परिवृत्त होगा और जो अंतःवृत्त होगा, दोनों के त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है ना, अब दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, ये दोनों का रेशियो निकालिएगा तो क्या मिलेगा, 2:1 मिल जाएगा, ठीक ना। तो परिवृत्त
परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या की त्रिज्या का जो अनुपात होता है आपको डायरेक्ट याद रखना है, 2:1 होता है, ठीक ना। तो अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात ये आपको हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं वृत्त। वृत्त आपका हो जाएगा सर्कल। तो सर्कल के बारे में हम लोग का सर्कल जो होता है आपका क्या क्या होता है, ये सर्कल हो गया, ये आपका त्रिज्या हो गया, ये इसका परिधि या परिमाप जो भी बोलते हैं, सॉरी हाँ परिधि बोलेंगे, और पूरा अगर लेते हैं तो व्यास होता है, ठीक ना, व्यास। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, और त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है, ठीक ना। परिधि जो हो जाएगा आपका, परिधि जो हो जाएगा आपको 2πr होता है। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है, ठीक ना, πr² होता है। परिधि में आपको एक और चीज लिखना था, अगर व्यास के फॉर्म में दिया होगा तो πd भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक ना। फिर आता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त ये आपका हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना हो जाता है, अर्धवृत्त का वृत्त का परिमाप, देखिए अर्धवृत्त में क्या होगा, ये परिमाप जो कि होता है पूरे क्या 2πr का हाफ यानी πr, और इधर ये जो होता है व्यास यानी 2r। तो अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा आपको πr + 2r। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, डायरेक्ट आपको अर्धवृत्त का परिमाप पूछे तो डायरेक्ट इसका आधा नहीं करना है, πr नहीं करना है, उसमें 2r भी आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि परिमाप का मतलब होता है ये पूरा बाहर वाला जो सरफेस से राउंड है वो सारा चीज, ठीक ना। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, ठीक ना, πr²। चलिए वृत्त में जो होता है जैसे कि ये चाप हो जाता है ना, ये मान लीजिए AB चाप है आपका, तो AB चाप ये मान लीजिए, तो AB चाप का ये जो लंबाई है वो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये थीटा कोण यहाँ पे बना रहा है, तो AB चाप की लंबाई हो जाएगा, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई जो हो जाता है आपका ये होता है आपको 2πr θ/360। चलिए इसमें बताता है त्रिज्यखंड, यानी जो ये जो त्रिज्यखंड बना चाप के कारण, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। अगर तो दो तरह का त्रिज्यखंड होता है, एक आपका लघु और एक होता है दीर्घ। दीर्घ तो लघु ये वाला हो जाएगा, ये जो बच गया वो दीर्घ हो गया, ठीक ना। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² θ/360। अगर दीर्घ का निकालना है तो इसी को दीर्घ त्रिज्य खंड का निकालना है तो माइनस कर लीजिए। दीर्घ त्रिज्य खंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे वृत्त में से आपको माइनस कर लेना है, ठीक ना। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपको πr² θ/360, यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला माइनस कर लेंगे, ठीक ना। फिर आता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल, ये वाला पार्ट मान लीजिए है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1/4 πr²। चलिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, लघु वृत्त खंड। अगर मान लीजिए वृत्त को दो भाग में बांट दिए तो एक भाग को लघु बोलेंगे और को दीर्घ बोलेंगे, ठीक ना। किसी चाप द्वारा वृत्त को दो भाग में बांटा जाता है, तो एक भाग को वृत्त लघु वृत्त खंड बोलेंगे, लघु वृत्त खंड। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है आपको πr² θ/360 -1/2 r² sin थीटा। दीर्घ का निकालना है तो इस लघु का निकाल के πr² में सब लोग माइनस कर लेते हैं। तो ये आपका वृत्त का होता है। वृत्त रेखा पे अगर कोई स्पर्श रेखा खींचा जाता है किसी बाह्य बिंदु से, तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाता है, ये मान लेते हैं A है, ये B है, P है और ये B है। तो ये दो स्पर्श रेखा है, तो दोनों का लंबाई क्या होता है आपका बराबर होता है, दोनों का लंबाई क्या हो जाता है आपका बराबर होता है। तो ये हो जाएगा वृत्त के बारे में।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ब्रीथ खत्म हो गया हम लोग का। अब देख लेते हैं अनुपात का कुछ फॉर्मूला आता है तो उसका देख लेते हैं। जैसे कि अनुपात में अगर मान लीजिए ए बी सी डी, ये 4 अनुपात है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें निकालते हैं मध्य अनुपात, ठीक ना। प्रथम अनुपात, प्रथम द्वितीय तथा चतुर्थ समानुपात हम लोग को फाइंड करना होता है ना। तो अगर ये चारों दिए रहेंगे ए बी सी डी, ठीक ना, तो उस केस में प्रथम समानुपात क्या होगा। जैसे इनको कैसे लिख सकते हैं आप, इनके बीच में रेशियो दे दीजिए, यहाँ समानुपात दे दीजिए, ये तो इसमें इससे मल्टीप्लाई होता है, इसमें इससे, तो प्रथम समानुपात क्या हो जाएगा, अगर चारों दिया रहेगा तो ये हो जाएगा बी गुने सी अपॉन डी। द्वितीय समानुपात क्या हो जाएगा, द्वितीय समानुपात हो जाएगा, बी वाला चाहिए ना, तो ए गुने डी, ए गुने डी, बी वाला द्वितीय होगा तो ए गुने डी अपॉन सी। तृतीय चाहिए, सी चाहिए आपका, तृतीय समानुपात, तो इसमें क्या करना है आपको कि ये हो जाएगा आपको सी बराबर हो जाएगा ए गुने डी बटे बी। और अगर चतुर्थ चाहिए आपको, चतुर्थ समानुपात चाहिए, तो उस केस में क्या करते हैं, डी चाहिए तो डी का मान क्या हो जाएगा आपको, डी बराबर हो जाएगा बी गुने सी बटे ए। तो ये इस केस में होगा जब चारों पता होगा, लेकिन अगर 3 दिया हो, ए बी सी दिया हो 3 नंबर, उसमें से एक बताना है, 2 संख्या, तो प्रथम समानुपात अगर बताना है इसमें, यानी ए का मान बताना है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, बी को 2 बार लिखना पड़ेगा आपको, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी स्क्वायर होगा, तो ए सी गुने बी स्क्वायर है ना, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटे सी, यानी ये क्या हो जाएगा प्रथम समानुपात, प्रथम समानुपात जब 3 नंबर, जैसे 2 नंबर दे दे 2 और 3, इसका प्रथम समानुपात बताए तो इसको मानना है आपको क्या, बी मानना है, इसको सी मानना है और ए का मान निकालना है, ठीक ना। तो उस केस में ये फॉर्मूला, जो कि ये ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बनता है, इससे बहुत कम बनता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय समानुपात अगर निकालना है आपको, अगर ये तीनों नंबर दिया हो, मध्य समानुपात, मध्य समानुपात बताना है, तो उस केस में क्या करना है आपको, मध्य का मतलब हुआ बी, तो ये हो जाता है रूट अंडर ए सी, रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा, ठीक ना। तृतीय समानुपात सी बताना है अगर आपको, सी यानी तृतीय समानुपात, समानुपात किस केस में, जब ये 3 नंबर के बारे में बात हो रहा है, ठीक ना, 4 के बारे में बात होगा तो ये करना है, 3 के बारे में बात होगा तो ये आपको लेना है, ठीक ना। तो ये हो जाता है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये समानुपात के कुछ फॉर्मूले हो गए आपके। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक सेकंड, चलिए हम इसको क्या करते हैं, इस पेज को इरेज करते हैं। आई होप इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इस पूरे पेज को हमको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं लाभ और हानि, अब इसी पे बताएंगे, तो आप क्या कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पेज थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को लेंगे तो बैग जाना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसी पे आपको बताते हैं, ठीक ना। आप इसी चीज को एक बार नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे परसेंटेज का, परसेंटेज में जितने भी फॉर्मूले होंगे वो सारे बात करेंगे। देखिए परसेंटेज में कोई नंबर है आपका, जैसे ये परसेंट है, इसको फ्रैक्शन में भी में बदलना है तो 100 से डिवाइड करना है, ठीक ना। कोई नंबर ए बाई बी है फ्रैक्शन में, इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक ना, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तरीका है परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। और परसेंटेज में जैसे कि हम लोग आता है, एक आता है ए बी फॉर्मूला, ए प्लस बी, ए बी डिवाइड बाई 100, ये भी फॉर्मूला होता है।
इसको आप याद रख सकते हैं। इसका यूज जैसे कि बोलेगा कि मान लीजिए एक आयत है, इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी, चौड़ाई में 20% की कमी कर दिया जाए तो इस पूरे क्षेत्रफल में कितना कमी आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ये फॉर्मूला, आपको ये सक्सेसिव आपको अगर बताना है, जैसे कि लगातार 20% का 20% या 10% का वृद्धि हो रहा है तो उस केस में भी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। कमी होता है तो उस केस में भी आपको अप्लाई होता है, ठीक ना। चलिए, इसमें आता है प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस के लिए क्या होता है, लाभ का फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो कि होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि क्या होता है आपको, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये आपको सबको पता होता है तो इसको जल्दी से हम आपको बता देते हैं, ठीक ना। प्रतिशत लाभ हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट जो हो जाएगा, लाभ गुने 100 बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य सीपी इंटू 100। प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा आपका, तो हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य परसेंटेज में हो जाएगा, ठीक ना। विक्रय मूल्य अगर आपको निकालना हो, विक्रय मूल्य निकालना हो, लाभ अगर पता हो तो वो होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। एक रिलेशन हम आपको अलग से बताते हैं, क्रय मूल्य अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में रिलेशन होता है आपको 100 प्लस लाभ 100 माइनस डिस्काउंट। अगर कोई चीज अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाता है तो मान लीजिए 20% P% का लाभ होता है, डी क्या है, छूट है आपका, और P क्या है, लाभ। तो P% का लाभ होता है तो उस केस में अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में रिलेशन क्या होगा वो आपको यहाँ पे बता दीजिएगा, ठीक ना। MP/CP 100P प्लस 100 ये हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, SI का फॉर्मूला इसी में आता है। साधारण बैच का सिंपल फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T/100। एक ही फॉर्मूला इसमें आपको लेना है, ये आपको इसी से और सारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक ना। CI का फॉर्मूला क्या होता है आपको, CI में हम लोग निकाल फाइंड करते हैं अमाउंट, मिश्रधन, ठीक ना। तो मिश्रधन होता है P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T टाइम होता है, R दर होता है, ठीक ना। तो CI बराबर क्या होता है, A माइनस P होता है, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला CI और SI का आपका हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गया हम लोग का परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिगो का, ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग बात करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है हम लोग का, ये थीटा कोण है, ये आपका कर्ण है, कर्ण को हम एस से लिखेंगे, ये आधार है, आधार को हम बी से लिखेंगे, और ये लंब है आपको मानना है, जो कि पी से हम लिखेंगे, ठीक ना। तो लंब हो गया पी से, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉसेक थीटा इसका जस्ट उल्टा होता है आपको एच बटे पी, ठीक ना। यानी और भी रिलेशन इससे बनेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है आपको 1 बटे साइन थीटा, ठीक ना। ये हो जाएगा। फिर आता है कॉस थीटा, तो ये होता है B/H। तो B/H क्या होता है, कॉसेक थीटा हो गया, और सेक थीटा इसका जस्ट उल्टा होगा, H/B होगा, ठीक है ना। कॉस थीटा इसका मतलब सेक का अपोजिट होगा, तो 1/सेक थीटा, यानी सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। चलिए, अगला होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा आपका P/B होता है, तो कॉट थीटा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपको B/P। तो यहाँ से हो जाएगा आपको कॉट थीटा जो होगा टेन का अपोजिट होगा, या टेन जो होगा वो कॉट थीटा का अपोजिट होगा। तो बस हम यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक ना। आपको बस नोट करना, इसका क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, ऑटोमेटिक ये सारे फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम आपको फॉर्मूला बस बता रहे हैं, एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगी, एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक ना। तो कॉट थीटा, बस हम आपको फॉर्मूला नोट करा रहे हैं, आप इसको नोट कर लेना है आपको, ठीक ना। फिर आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे और फॉर्मूला इसमें बन सकता है क्या, जैसे साइन थीटा अगर निकालना हो तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना।
इसी से और हो सकता है cos थीटा बराबर हो सकता है √1 - sin स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक ना। 2 नंबर आपको लेना है सेक स्क्वायर थीटा, दिख रहा है आपको, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा -10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा होता है आपको 1। तो यहाँ से आप इस फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं, सेक थीटा बराबर होता है √1 + 10 स्क्वायर थीटा, या टेन थीटा बराबर होता है आपको √सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक ना। अगला आता है 3 नंबर आपका कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा आपको कॉट स्क्वायर थीटा = 1। तो यहाँ से भी आपका दो फॉर्मूला और बन सकता है। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा √1 + कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा बराबर आ जाएगा √कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, है ना। ये आपका हो जाएगा। और क्या हो सकता है इसमें, और आपका भी होता है sin a + b। वैसे इस पे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन बता देते sin a cos a + cos a sin a और sin b, ठीक ना। माइनस होगा तो यहाँ पे आपको लेना है माइनस, ठीक ना, बस चेंज हो जाएगा। cos a + b क्या होता है, तो ये होता है cos a cos b, यहाँ प्लस है तो आपको माइनस लेना है sin a - sin b, ठीक ना। अगर नीचे प्लस है तो यहाँ पे बस साइन चेंज कर लेना है, प्लस ले लेना है। तो ट्रिगो का फॉर्मूला, इसमें और एक का पाइथागोरस वाला भी यूज होता है कि p² + b² बराबर हो जाएगा कर्ण, यानी कर्ण बराबर होता है, स्क्वायर नहीं लेंगे हम लोग, चूंकि रूट ले लिए हैं तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लीजिएगा, ठीक ना। तो एच बराबर होता है √लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, रूट में हो जाएगा कर्ण बराबर, ठीक ना। तो ये आपका ट्रिगो का फॉर्मूला हो जाएगा। और एक दो फॉर्मूला और बच रहा है हम लोग का, जैसे कि एक सेकंड, जैसे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक ना। ये तो सारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग वैल्यू, आपको वैल्यू भी पूछा जाता है तो वैल्यू भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक ना। वैल्यू भी हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक ना। आप इसको क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। चलिए इसमें हम लोग बात करेंगे वैल्यू वाला में। 0 डिग्री, 30 डिग्री होता है, 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखना है, एक वैल्यू याद रहेगा, सारा वैल्यू आपको पता चल जाएगा। पहला हम लोग लेते हैं साइन का, तो साइन 0 0 होता है, 30 1/2 होता है, एक 45 1/2 होता है, ये √3/2 होता है, और cos 1 होता है, मतलब 91 होता है। cos में क्या करना है, इसी को अपोजिट, इस 1 को जो है ना यहाँ लिखना है, इस √3/2 को यहाँ लिखना है, और इस 1/2 को इधर लिखना है, और 0 को 1/√2 को यहाँ लिखना है, 1/2 को यहाँ लिखना है, और 0 को यहाँ लिखना है। तो ये cos हो गया, ठीक ना। दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा तो 10 मिलेगा, यानी 0/0 थीटा बोल सकते हैं, cos थीटा। ये थीटा का वैल्यू आपका 0/1 0, इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा 1/√3, इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा क्या आएगा 1 आएगा, इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा √3 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा इन्फिनाइट, ठीक ना। कॉट में क्या करना है, बस रिवर्स करना है, यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ √3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 1/√3 यहाँ आ जाएगा, और ये 0 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक ना। तो ये कॉट हो गया। कोसेक थीटा क्या करना है आपको, इस साइन का उल्टा करना है, यानी 0 का उल्टा कीजिएगा तो 1/0 होगा ना, तो 0 से किसी भी नंबर में भाग दीजिएगा, तो ये तो 0 से अगर भाग देते हैं किसी नंबर में तो इन्फिनिटी आएगा ना, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर 1/2 को उल्टा कीजिएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/1 यानी यहाँ 2 आ जाएगा,
1/√2 का उल्टा कीजिएगा तो √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, उसका अपोजिट कीजिएगा तो 1 का अपोजिट 1 हो जाएगा, ठीक ना। सेक थीटा में क्या करना है, बस इसी को, ये जो 1 है पहला ले लेना है, ये जो 2/√3 है यहाँ ले लेना है, √2 तो यहीं रहेगा, 2 यहाँ आ जाएगा और इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा टेबल जिसका वैल्यू आपको पता करना था, ठीक ना। तो ये हो गया ट्रिगो का। अब चलते हैं हम लोग मेंसुरेशन पे। मेंसुरेशन पे हम लोग यहाँ पे चलते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं हम, आप नोट कर लीजिएगा सारे चीज को। त्रिमिति, त्रिमिति में सबसे पहले लेंगे हम लोग घन। घन कुछ ऐसा होता है, सभी भुजा घन का क्या होता है आपका बराबर होता है ना, सबका भुजा बराबर। तो सबसे पहले घन एक 3D फिगर होता है ना, तो घन का आपको क्या निकाल सकते हैं, आयतन सबसे पहले बताते हैं। आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन होता है एक ही, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये होता है 6 भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। घन का विकर्ण जो होता है, घन का जो विकर्ण होता है वो होता है √3a। घन का जो ऊपर वाला सतह और नीचे वाला सतह हटा दीजिएगा तो पार्श्व क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक ना, लेटरल सरफेस एरिया। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपको, ये होता है 2 हटा देंगे तो 4a² हो जाएगा, ठीक ना। और घन में और क्या पता कर सकते हैं, तो इतना चीज आपका घन से हो सकता है। दूसरा हो जाएगा घनाभ आपका। घनाभ में क्या होता है, इससे होता है आपका, ये आपको L है, ये आपका H है और ये आपका B है। आयतन क्या हो जाएगा घनाभ का, घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक ना। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला हटा देंगे, लंबाई वाला ये और ये। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछता है आपको, जैसे पूछेगा कि कोई रूम है, उस रूम के क्या करना है, 4 दीवारों को आपको कलर करना है। तो उस केस में क्या होता है, ऊपर और नीचे वाला तो दीवार आप कलर कीजिएगा नहीं, तो वहां पे आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं जिसमें लंबाई वाला खत्म हो जाता है, जो कि मिलता है 2 गुने BH + HL, यानी इसी को आप लिख सकते हैं H2H L + B। तो ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक ना। विकर्ण हो जाएगा आपका √L² B² H², ठीक ना। तो ये आपका विकर्ण हो गया, तो ये आपका घनाभ हो गया। अब चलते हैं हम लोग शंकु। शंकु जो कि एक वृत्त को घुमा दीजिए, तो सॉरी त्रिभुज को घुमा दीजिए चारों तरफ, तो एक शंकु बन जाता है। ये उसका ऊंचाई होता है, ये इसकी त्रिज्या होता है r, और ये इसका लेटरल मतलब लेंथ होता है, ठीक ना। पास क्या बोलते हैं इसको, लंबाई बोलते हैं ना। एल बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग का आयतन हो जाएगा इसका, शंकु का आयतन 1/3 πr² H, ठीक ना। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले होता है कर्व क्षेत्रफल। कर्व का मतलब हुआ जो मुड़ा हुआ पार्ट है ऊपर वाला, उसका क्षेत्रफल अगर आपको बताना है तो उसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो वो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, जो कि होता है πrl पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। जैसे कोई टेंट होता है ना, तो उसका मुड़ा वाला भाग होता है ना, उसको बोलेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि πrl हो जाएगा,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि क्या हो जाएगा आपका पाई आर एल में ये नीचे वाला वृत्त का जो बचा हुआ है ना उस पार्ट को जोड़ दीजिए पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो एल प्लस आर मिलता है ना। फिर आता है आपका 500 हो गया, वक्र हो गया। एल एच और आर में रिलेशन क्या होता है, तो एल को क्या होता है क्योंकि यहाँ समकोण त्रिभुज बनता है ना, तो एल को समकोण मानना है, समकोण कर्ण मानना है, तो एल बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको शंकु शंकु के लिए। तो ये शंकु का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, आप इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे शंकु के बाद बेलन का, ठीक ना। बेलन जिसको बोलते हैं सिलेंडर, है ना। बेलन ये आपका बेलन होता है, इसका ऊंचाई h हो गया, त्रिज्या r हो गया। सबसे पहले आयतन लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला पार्ट है जो हम लोग कलर कर रहे हैं वृत्त को छोड़ के, वो मुड़ा वाला पार्ट होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, दोनों वृत्त को भी शामिल कर दीजिएगा तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी में दो वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे और ऊपर वाला यानी 2 पाई आर कॉमन ले लीजिएगा तो एच प्लस आर मिल जाएगा, ठीक ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और कुछ इसमें बता सकते हैं हम लोग नहीं, ठीक ना। तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मिल गया। अब हम लोग बात करते हैं स्फेयर मतलब कि गोला। तो गोला क्या होता है, ये वाला गोला होता है आपका, ठीक। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या आर है आपका, तो आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यू, सॉरी 4/3 पाई आर क्यू इसका आयतन होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों सेम होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। फिर आता है हेमी स्फेयर, तो हेमी स्फेयर का आयतन क्या हो जाएगा, इसका आधा 2/3 पाई आर क्यू, इसको बोलेंगे अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन, ठीक ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है अर्धगोला का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बस इसका आधा नहीं करना आपको, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देखना है, नहीं तो आपको याद रहेगा कि कुल का आधा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, नहीं उसका आधा नहीं करना आपको, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आपको हो गया गोला। अब चलते हैं हम लोग, एक समलंब चतुर्भुज भी आता है, त्रिभुज आता है, उसको हम नहीं बताए थे वहां पे, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं समलंब चतुर्भुज, सॉरी चतुर्भुज हम नहीं बताए थे, तो इसका भी इसमें लिख लीजिएगा क्योंकि आता है आपको। उसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज ये होता है ना, ये दो समानांतर भुजा है आपके, ये आपकी ऊंचाई एच होता है, मान लीजिए ए है ये बी है, तो आपको यहाँ पे आप निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल। तो ये हो गया आपका क्षेत्रमिति का। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्टैटिक्स में, इसको हम मिटा रहे हैं यहाँ पे। मीडियन मीन,
देखिए मोड क्या होता है आपको, जो ज्यादा बार आए, ठीक ना, जिसकी जिसके फ्रीक्वेंसी जो बारंबारता हो सबसे ज्यादा, उसको मोड बोलते हैं। जैसे कोई नंबर लिखा है 3 5 6 7 2 3 2 5 2 1, तो इसमें सबसे ज्यादा जो नंबर आएगा ना, उसी नंबर को मोड बोलेंगे, यानी बहुलक बोलेंगे, ठीक ना। तो बहुलक क्या होता है, सिंपल याद रखना है, जो ज्यादा बार आए, ठीक ना। मीन क्या होता है, तो मीन सिंपल आपको निकालना होता है, एवरेज को ही बोलते हैं, कुल योग बटा कुल संख्या, ठीक ना। कुल योग बटा प्रेक्षणों का कुल योग बटा कुल संख्या, या इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ भी इसको बोलते हैं, ठीक ना। मीन निकालने का तरीका, या कुल योग बटा कुल संख्या। हम लोग को चूंकि टेबल वाला नहीं पढ़ना होता है, ये सब सिग्मा एफ वाला, तो हम लोग वो फॉर्मूला नहीं देखेंगे। हम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होता है उसी फॉर्मूला को ओनली हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक ना। तो ये आपको कुल योग बटा कुल संख्या आपको याद रखना है, मीन आपको निकालने के लिए, ठीक ना। मीडियन आपको निकालना होता है, तो मीडियन दो केस में निकलता है। एक तो जब एन जो हो विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो उस वाला केस में क्या होता है, मीडियन सिंपल आपको क्या करना है, मीडियन मतलब माध्यक, बीच वाला संख्या लेना है, ठीक ना, मिडिल टर्म, या जिसको फॉर्मूला से आपको बोलेंगे n+1/2 पद, ठीक ना। जैसे आपको कोई नंबर दिया हुआ, ऐसे दिया हो, ऐसे नंबर दिया है 5, ठीक ना। तो इस नंबर का माध्य बताना, बहुल मीडियन बताना है, तो ये बीच में जो, चूंकि एन का मान 5 है तो बीच वाला संख्या आपका हो जाएगा, ठीक ना। अगर आपको मीडियन बताना है, सम संख्या, एन का मान क्या हो जाए, सम संख्या हो जाए, जैसे एक नंबर इसमें और इंक्रीज हो जाए, ठीक ना। तो सम संख्या अगर हो जाए तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में सिंपल आपको ये बीच वाले दो टर्म को जोड़ना है, यानी n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद, और दोनों का क्या करना है, बटा कर देना है, ठीक ना। जैसे कि n/2 मतलब कि कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6/2 यानी तीसरा पद कितना होगा, 5 होगा, टोटल 6 हो गया। तो तीसरा +1 यानी चौथा पद क्या होगा, चौथा पद, तो फोर्थ पद हो जाएगा आपका 7, दोनों को जोड़ना है, बाई 2 करना है, तो 12/2 यानी इसका जो माध्य हो जाए, मीडियन हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। मीन, मीडियन और बहुलक में रिलेशन आता है, एम ओ बराबर होता है, इसको हम बताते हैं, इसका बहुत यूज होता है, बहुलक बराबर होता है आपको, ठीक ना। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक या माध्यिका -2 माध्य। तो ये बहुलक, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका यूज होता है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 माध्य। तो ये अप्रोक्स सारे चैप्टर का हम लोग बात कर लिए, तो ये सारे चैप्टर का हम लोग बात कर लिए, जितने भी फॉर्मूला बन सकते थे। आई होप कोई चीज़ अगर छूट रहा है तो उसको हम लोग क्वेश्चन बनाते टाइम उसको कवर कर लेंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तब हम लोग जाके सोचते हैं कि ट्रिक या जो भी चीज़ होता है वो अप्लाई करते हैं। तो बेसिक ये फॉर्मूला आप इसको क्या कर सकते हैं, एक जगह पे या 2 3 पन्ना या जो भी होता है ना, एक पतला कॉपी लेके उसमें सारे को नोट करके आप इसको क्वेश्चन बनाते टाइम इसका देख सकते हैं, या ऐसे 1 2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। बहुत सारे आपको याद भी होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से अगर आप इस चैनल को फॉलो करेंगे तो आपके मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, शॉर्ट ट्रिक, जितना भी क्वेश्चन को बनाने का, जिससे इतना छोटा छोटा शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि उससे पॉसिबल नहीं होगा आपको शॉर्ट में करना, ठीक ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर से बोलें, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।